अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज के हमारे शो में हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट के साथ, जहां पर हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टी20 इंटरनेशनल का और कोशिश करेंगे कि हम पूरी सीरीज़ पे बात कर सकें इन डिटेल। उसके अलावा अब बात करेंगे, मतलब आज हम बात करेंगे फुटबॉल ट्रांसफर्स पे भी, बिकॉज अ लॉट ऑफ रूमर्स आर सर्कुलेटिंग स्पेशली अबाउट लियोनेल मेसी। उसके अलावा कुछ जो मेजर टीम्स हैं वो किस तरह लाइनअप होंगी उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। हसन चीमा हमें अपडेट देंगे ऑन दी NBA, जबकि रेहान से अगर तो टाइम बचा तो हम F1 पे बात कर लेंगे, वरना जो आपके ट्वीट्स होंगे उन्हें शो का हिस्सा बनाकर उन पर अपने पैनलिस्ट से हम ज़रूर ओपिनियन लेंगे। जल्दी से जी मैं तारुफ कराता चलूँ अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद हैं रेहान उल हक और हसन चीमा। शुरू करते हैं रेहान आपके साथ और बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टी20 सीरीज़ के तीसरे मैच की। हम जीत गए तो उसके बाद मतलब क्या तबसरा करना है? वी वन सो एवरीथिंग इज गुड। या इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गुड ऑल्सो। आप पिछले कोई 2 महीने से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान सदियों से मैच नहीं जीता, लेकिन इंग्लैंड भी 2 ही मैच जीता पूरे टूर के ऊपर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम वाज 1 मैच, एंड इवेंचुअली वो 1 मैच कुड हैव गॉन आइदर वे। वो जो टेस्ट मैच था, फर्स्ट टेस्ट मैच, इवन द सेकंड टी20 आई कुड हैव गॉन एनी वे। जो पहला टी20 आया हुआ है उसके अंदर भी जब बारिश हुई है पाकिस्तान वाज इन अ रियली गुड पोजीशन। So I think overall the tour for Pakistan wasn't as bad as it seemed, just because it was that long, and basically we were waiting for Pakistan to win a match, and आखिरी मैच आप सीरीज का जीते। I think also it feels a little strange because जिस तरह वो आखिरी मैच जीते हैं उसमें भी यानी when they won the match there was more of an argument between two players rather than them celebrating. No, you could see the friction Haris और बाबर के दरमियान, but I won't look too much into that because I think that is something जो in the heat of the moment कोई conversation उस टाइप की हुई होगी। स्कोर कार्ड अगर आपके साथ हम तीसरे मैच का शेयर करें तो उसमें, ताकि हमें ज़रा हाईलाइट पता चलती रहे कि कॉमन्स थी, क्योंकि स्कोर कार्ड के मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान मैनेज टू पुट अप अ फेयरली डिसेंट टोटल। एक और बात बताता चलूँ कि एक और टॉस हम हारे थे और उसके बाद वी वो पुट इन टू बैट फर्स्ट। हैदर अली वॉज ब्रिलियंट, मतलब काफ़ी हद तक एक केयर फ्री अच्छी अग्रेसिव इनिंग्स थी, समथिंग विच वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट प्रॉबली। ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने एक बार फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और बॉलिंग में आपको नज़र आया कि क्रिस जॉर्डन असाइड किसी ने भी पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखा। जबकि जब इंग्लैंड ने बैटिंग की तो देयर वाज अ बिट ऑफ अ रेयर गार्ड एक्शन लेड बाय मोइन अली एंड सैम बिलिंग्स, लेकिन मेरे नज़दीक जो हाईलाइट ऑफ द मैच थी वाज द सेकंड लास्ट ओवर बोल्ड बाय वहाब रियाज, जिनका एक्सपीरियंस, मतलब इट वाज द एक्सपीरियंस वन द गेम मस्ट देयर। हसन, आपसे मैं बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट वहाब रियाज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने अपने शो में एक दफ़ा पहले वाली बात की थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान में प्रॉबली द बेस्ट डेथ बॉलिंग ऑप्शन वी हैव इज़ वहाब रियाज। उस पर लोगों ने थोड़ा सा, ऑब्वियसली बात है एज सोशल मीडिया, थोड़ा सा कमेंट किया था, बट वहाब वंस अगेन showed that if he can still bowl in excess of 140, 145 and can sort of like throw in those yorkers or variations, so he is a force to reckon with. It's not even के what his variations are या speed is, इसके वहाब इतनी ज़्यादा T20 खेल गया है, अभी रमजान में भी खेला है, CPL मल्टीपल सीजन खेला है, थ्रू आउट द वर्ल्ड BPL रेगुलरली खेल रहा है, PSL का ऑल टाइम विकेट टेकर है, ही इज़ बीन सो गुड फॉर सो लॉन्ग। जो डेथ ओवर्स की आप बात कर रहे हैं, इफ एनीवन लुक्स एट हिज नंबर्स पिछले 2.5 सालों में, तो ही इज़ द टॉप 10 डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड अगर आप नंबर्स पे जाएं। बट द स्पेशल थिंग विद हिज सेकंड लास्ट ओवर वाज कि उसने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट डेथ ओवर कराया विदाउट अ सिंगल यॉर्कर, और आई थिंक दैट इज, ये एक लेसन भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी डेथ पे मार पड़ती है तो नॉट जस्ट फ्रॉम फैंस या टीवी पे जो बैठे होते हैं, बल्कि फ्रॉम विद इन द टीम भी यही बात आती है कि यॉर्कर नहीं लग रहे, यॉर्कर नहीं लग रहे। The thing that Wahab, because he's played so much T20 cricket, has realized is कि a lot of ये जो lower order hitters हैं, मोइन को भी आप इसमें consider कर लें, but you look at somebody like Darren Sammy, you look at somebody like Hardik Pandya, these guys, उनकी टेक्निक ही बिल्ड हुई है to hit yorkers। तो इस तरह के बॉलर के खिलाफ बैक ऑफ अ लेंथ, इस तरह के बैट्समैन के खिलाफ रादर बैक ऑफ अ लेंथ, जो हार्ड लेंथ वाली बॉल होती है, वो कई दफ़ा ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड अगेंस्ट मोइन इन पर्टिकुलर। उसको मोइन को आउट भी उस तरह किया बिकॉज ही वाज सेट अप टू प्ले द यॉर्कर, बिकॉज दैट इज़ वहाब स्ट्रेंथ, और द फैक्ट दैट ही कुडंट पुल इट ऑफ वाज बिकॉज बेसिकली वहाब ने उसको आउट थिंक किया। So that's the thing with him.
एंड आई थिंक वन ऑफ द कीज फ्रॉम दिस सीरीज एंड इन जनरल पाकिस्तान का पिछला साल डेढ़ देखें, वी आर सीइंग विद हफीज़, वी आर सीइंग विद वहाब के टुवर्ड्स द लास्ट स्टेजेस ऑफ देयर करियर्स दे इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि दे कैन फाइनली एक्चुअली परफॉर्म टू द टैलेंट देव ऑलवेज हैड। ठीक है, मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वन ऑफ द की फीचर्स अबाउट वहाब्स लास्ट ओवर वाज द फैक्ट कि ही सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वो जो यॉर्कर वाली बात पहले भी मिलान वाली बात बता हो हम जिसके, लेकिन मैं एक और इस मैच का मोमेंट था which sort of like stuck with me, and that was in fact a Yorker, and that was the Yorker bowled by Shaheen Shah, right up. That also shows कि क्योंकि हम लोग जो हिस्टोरिकली सोचते हैं कि यार ओके शुरू में बैक ऑफ लेंथ आ रही है, आप स्विंग पे यूज़ कर रहे हैं, शाहीन इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। उसने आपने रिसेंटली उसे PSL में भी देखा कि अटैक्स द स्टम्प्स स्ट्रेट अप, और वो एक प्रॉपर मतलब hats off to Shaheen, another wonderful performance. लेकिन जो ये that's a great point, and the reason why it works for Shaheen in T20 cricket, and the reason it works for Wahab is because no one is expecting that. Everyone is expecting कि नई बॉल के साथ आपको यॉर्कर नहीं पड़ेगा और पुरानी बॉल के साथ आपको यॉर्कर पड़ेगा, and both of them basically went against what the norm is. एंड शाहीन की अगर आप बॉलिंग की बात करें तो इनिशियली जिन लोगों ने शाहीन को देखा उन सबको आइडिया पाकिस्तान क्रिकेट हम इतनी देर से फॉलो कर रहे हैं, शाहीन शुरू में एक दो चांस ज़रूर लेता है ऑन द फुल बॉल, एंड इट केम ऑफ स्पॉट ऑन। जितना शाहीन का पिछला मैच बुरा गया था उसके बाद इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कम बैक इन दिस मैच एंड बोल द वे ही डिड। वहाब फॉर मी वाज मैन ऑफ द मैच, बट शाहीन की जो बॉलिंग थी इन द पावर प्ले, उसने सिर्फ 2 ओवर में 5 रन दिए, उसके बावजूद इंग्लैंड ने 50 प्लस किया, लेकिन वो जो 2 ओवर में 5 रन देना है, और यू नो वो जो नई बॉल से भी हसन डिस्कस्ड इन डिटेल ऑन आवर प्रीवियस एपिसोड के नई बॉल से विकेट्स नहीं निकल रही थी, वो जो ब्रेक थ्रू दिलवाना और फिर दूसरे एंड से फील्डिंग। द वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू टॉक अबाउट एंड इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट इनफ इज के ऑन दिस टूर ऑफ इंग्लैंड all the tests plus the T20s, Pakistan was a far better fielding team. The catching was much better than England, and that's a really good sign for Pakistan cricket, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान किसी टूर पे जाता है तो पहली चीज़ यही आती है जी कैच कितने छोड़ दिए, ये कितना कर दिया, पर आपने इस दफ़ा यू आउट परफॉर्म द ऑपोजिशन एट लीस्ट ऑन द फील्ड। नहीं, और आप बात करें ना, हम आई थिंक हम लोग भी इतने ज़रा स्पॉइल हो गए हैं विद रिगार्ड्स टू आवर फील्डिंग साइड कि वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द थर्ड मैच वाज द मिस स्टंपिंग। आई मीन सो यू कैन प्रीटी वेल इमेजिन कि हाउ द स्टैंडर्ड्स हैव इम्प्रूव्ड। मोहम्मद हफीज़ मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच, had a wonderful performance. हसन ने अभी बड़े अच्छे तरीके से इनफैक्ट आपके लिए सेटअप किया ये पूरी कॉन्वर्सेशन कि हफीज़ एंड वहाब टुवर्ड्स द latter part of their careers have really now started living up to the potential that we always expected of them. So let's talk about Mohammad Hafiz for the last few years now. आई थिंक मोहम्मद हफीज़ का अगर आप करियर का ग्राफ देखेंगे एंड इंस्टेड ऑफ एवरेजेस, जब आप टॉप 4-5 प्लेयर्स की बात कर रहे हो इन T20, सो यू नीड टू लुक एट रन्स पर इनिंग्स बिकॉज देयर आर नॉट आउट्स एंड समटाइम्स यू आर गोइंग हार्ड आफ्टर द बॉल एंड यू गेट आउट अर्ली। सो अगर आप उनके रन्स पर इनिंग्स देखें तो दिस इज हिज बेस्ट ईयर बाय फार। दी ओनली अदर 2 years जहाँ पे 30 से ऊपर था वो 2011 एंड 2018। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये बात करें कि राइट नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑन कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में है, जब हफीज़ वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम उससे पहले ही हैड अ गुड ईयर, बट उससे पहले जो 3 साल हैं उसमें हफीज़ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग इट डिटीरिएटेड इन T20 क्रिकेट स्पेशली, एंड इट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द फैक्ट कि जब उसके एक्शन का मसला हुआ था तो ही वॉजंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज मच, क्योंकि पहले जो आपके पहले 3-4 साल इस ग्राफ में आपने देखे उसमें एटलीस्ट ये था कि इफ हफीज़ वॉजंट स्कोरिंग रन्स ही वॉज स्टिल बॉलिंग, और वो his bowling was very crucial. 50 wickets in T20 Is, and most of them are in the first half of his T20 I career instead of the second half. The other thing I want to talk about is कि हफीज़ का scoring rate. That is something that needs to be looked at. हफीज़ का जो scoring rate है in his entire career सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जब उसका scoring rate is above 8 runs per over, and those are the last 2 years. This year तो इतना exceptional है कि the scoring rate is above 9, and he's जो इंग्लैंड में भी सीरीज खेला है स्कोरिंग रेट वाज अबव 10 इवन, एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक रेट्स आप रन पर ओवर इसलिए देखते हैं कि इट्स इजियर टू कंपेयर विद द काइंड ऑफ रन्स दैट द ऑपोजिशन इज स्कोरिंग। नहीं, और हफीज़ के साथ साथ बॉल्स पर बाउंड्री, क्योंकि बॉल्स पर बाउंड्री एक हमारे लिए गो टू चीज़ हो गई है जब से हमने बॉल्स पर बाउंड्री की बात करनी शुरू की। हमें आप कितने ज़्यादा सवालात आते हैं कंपैरिजन के लिए बॉल्स पर बाउंड्री के। सो लेट्स टॉक अबाउट हफीज़ बॉल पर बाउंड्री एज़ वेल, बिकॉज दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर टू, आई मीन क्योंकि मेरे नज़दीक तो हमेशा मोहम्मद हफीज़ वाज वन ऑफ दोज पीपल हु यू कुड रिलाई टू for a quick boundary once he's in after 10-12 balls. I think the other funny thing is, and I'll dig those stats out for our next episode, कि
अगर आप हफीज़ का T20 करियर देखें ना तो बॉल्स पर बाउंड्री अपार्ट फ्रॉम 2 रियली बैड ईयर्स बॉल्स पर बाउंड्री का इतना इशू नहीं रहा स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग्स इवन वो यू नो ही यूज्ड टू हिट अ बाउंड्री बिफोर एवरी ओवर यानी 5 बॉलों पे व्हेन ही स्टार्टेड इन 2007 द प्रॉब्लम अराइजेस बेसिकली इन 2014 एंड द पीरियड बिटवीन 2016 एंड 17 जब बॉल्स पर बाउंड्री बहुत ऊपर चले गए दिस इज हिज बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ रन्स पर इनिंग्स इंस्टेड ऑफ रन रेट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स पर बाउंड्री जो चीज़ देखने वाली है कि हफीज़ का आई पुल द स्टार्ट अप फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल इज कि हफीज़ जब पहली 5 बॉलें अपनी खेलता है इन T20 स्पेशली तो ही अटेम्प्ट्स 1 बाउंड्री एट लीस्ट सो इफ़ हीज रन्स पर इनिंग्स आर लोअर तो अब बाउंड्री पर इनिंग्स रेशो पे आप फिर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज ही हिट्स दोज बाउंड्रीज व्हाट ही डज इन बिटवीन दोज बाउंड्रीज इज इंपॉर्टेंट मुझे पता है हम अक्सर बात करते हैं कि बाउंड्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन रोटेटिंग द स्ट्राइक बट समटाइम्स दैट्स समथिंग दैट he is still working on and is getting better at it but ये जो साल है 2020 इससे अच्छी फॉर्म हफीज़ की in terms of everything runs per innings average strike rate you know boundaries hit this is his best year yet so you know Pakistan should enjoy the fact that this is a golden run for Hafiz and as Hassan mentioned ke towards the end of their careers they are performing at this level which is also a sign of how committed they are when they were told कि now to stay in the team you need to stay fit. ठीक है जी हफीज़ is going through a wonderful patch. ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सीरीज में फर्दर कंपैरिजन करेंगे बॉलर्स की कंपैरिजन भी होगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द सीरीज सो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. ब्रेक पे जाने से पहले रिहान ने बहुत डिटेल में एनालाइज किया था मोहम्मद हफीज़ का करियर स्पेशली द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड हाउ हफीज़ इज़ एंजॉइंग अ गोल्डन रन. हसन आपने एक और प्लेयर का जिक्र किया था इस सीरीज़ में पहले और उस पर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए कि ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताएं कि हाउ हैज़ ही इम्प्रूव बिकॉज यू सेड कि Eoin Morgan over a period of time has really sort of like upped his game because Morgan was always considered a very stable option in the middle and in fact a finisher जो end पर accelerates अच्छे level से कर सकता था. तो अगर अब आपने जिस तरह हफीज़ का comparison हुआ है उसके करियर के स्टार्ट से लेकर अब तक if you can just sort of like give us a bit about Morgan and then we'll sort of like try to wind up the series. The thing with Morgan is ये टिम बिगमोर हैं टेलीग्राफ और इंडिपेंडेंट के लिए लिखते हैं इंग्लैंड में जर्नलिस्ट हैं प्रॉब्ली द बेस्ट एनालिटिक्स जर्नलिस्ट इस वक्त जो दुनिया में है. उन्होंने उनका भी आर्टिकल आया आफ्टर द सेकंड T20 मॉर्गन के ऊपर उसमें ये टेबल था जिसमें उनका प्री 2019 और पोस्ट 2019 जो नंबर्स के चेंजेस हैं तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है स्पेसिफिकली मतलब वो मार तो ज़्यादा रहे हैं बट स्पेसिफिकली जो है वो फर्स्ट 10 बॉल्स का कि ही यूज्ड टू स्कोर एट ऑलमोस्ट रन अ बॉल पहली 10 बॉलों पे एंड सिंस द लास्ट पिछले 2 सालों में वो ही स्कोर्स एट ऑलमोस्ट 9 एंड ओवर के वो फ़र्क तो सिर्फ 5 रन का है लेकिन वो गेम के मोमेंटम के ऊपर जो फ़र्क आता है दैट कम्प्लीटली चेंजेस एंड दैट इज़ वाई इंग्लैंड इस तरह से खेलती है दैट इज़ वाई जो रूट इनकी टीम में इस वक्त नहीं है हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहा है वापस टीम में आने की क्योंकि दे वांट कि उनकी टीम में कोई एक भी प्लेयर ऐसा ना हो जो ऊपर से आके पहली 10 बॉलें 12 बॉलें जो है वो स्लो खेले क्योंकि what they have realized is कि अगर आप 8 बॉलें 10 बॉलें 12 बॉलें खेल के आउट हो जाते हो तो फिर वो एक संक कॉस्ट है फिर आप एक लाइबिलिटी बन जाते हो. तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट मॉर्गन इन दिस वे कि ये जो चेंज आया मॉर्गन में दिस इज़ आफ्टर हिज 30th बर्थडे कि दिस इज़ नॉट लाइक कि एक प्लेयर था जो अपने यंगस्टर था और उसने अपने आप को डेवलप किया दिस इज़ मेंटालिटी चेंज एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो पाकिस्तान में भी बैट्समैनों को वी सॉ हैदर एंड हाउ ही कम्प्लीटली चेंज्ड पाकिस्तान का आउटलुक जस्ट बिकॉज ही इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो ऊपर से आके मार सकता है. अगर आप हफीज़ की बात करें हफीज़ वाज द मैन ऑफ द सीरीज ही वेंट एट ओवर 10 एंड ओवर ही इज़ इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ लेकिन सेकंड T20 में आप 15 बॉलिंग के बाद उसका 18 था थर्ड T20 में 15 बॉलिंग के बाद उसका 16 था. इवेंचुअली उसने कवर करके मोर देन उसको कवर कर लिया बट अगर आप टीम बिल्डिंग परस्पेक्टिव से देखें तो यही वो 15 बॉलों बाद अगर आउट हो जाता तो फिर then he becomes a liability. This is still something that Hafiz needs to work on going into the World T20 Pakistan because you already have Babar for that role. अगर आप हफीज़ और मलिक से you need to ask them to challenge themselves the same way Morgan ने अपने आप को किया and I think it's not a lack of skill especially हफीज़ और मलिक both के cases में it's about intent it's about wanting to change that again sort of like what Morgan has done.
ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर कि हम क्योंकि बाबर पे पहले भी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी कि जिस किस्म के रोल बाबर प्ले कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द डेवलप किया जा सकता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को उस तरीके से। आज एक कम हमारे पास एग्जांपल आज ही की है समरसेट का, अगर आप मैच देखें तो बाबर आजम स्कोर्ड व्हाट 42 ऑफ 35 एंड उनके इर्द गिर्द एवरीवन प्लेड देयर नेचुरल गेम, खुल के खेला था एंड दे मैनेज टू रैक अप ओवर 220 रन्स। So I mean that gives us a blueprint, especially with Babar around. क्रिकेट की जी और भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हैं और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं टू डिस्कस। कल पीएस रिमेनिंग मैचेस हैं उनकी भी अनाउंसमेंट हो गई है कि वो नवंबर 14 से 17 के दरमियान खेले जाएंगे। आने वाले दिनों में उस पर बात होगी। ऑब्वियसली बात है, मैं उस पर ज़रा अभी कमेंट ज़्यादा खुद नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली दीज टू विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू कमेंट कीपिंग इन माइंड कि दे वोंट बी इन्वॉल्व्ड इन दोज 3 डेज। उसके अलावा श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी अनाउंस होगी, उसमें नदीम उमर साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं उन्होंने वहाँ पे टीम खरीदी। सो दैट्स ऑल्सो आई मीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन फुटबॉल, अब आते हैं फुटबॉल की तरफ। अ लॉट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, अ लॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास पेंडिंग थी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक ग्राफिक हैवी आपके लिए शो होगा यहाँ पर, जहाँ पर वील ट्राई टू टॉक अबाउट द ट्रांसफर रूमर्स। किसकी ट्रांसफर से बात शुरू करें? मतलब डॉनी वैन डे बीक हैज़ जॉइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन no one right now particularly cares about any other transfer news except for what's happening with Lionel Messi. And जहाँ तक मेसी का सवाल है वो ये है कि जी कल तक काफ़ी हद तक आपको गारंटीड थी कि मेसी जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब एकदम से ये चक्कर हुआ है कि उनके वालिद साहब ने डाउट्स क्रिएट कर दिए। उन्होंने कहा जी अभी भी चांस है कि ही माइट स्टिक अराउंड। सो लियोनेल मेसी, Rehan, there are a lot of transfer rumors going around. The team that has been talked about the most or is considered the favorite to land Messi is Manchester City. ठीक है, तो अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो आई थिंक इट वुड ऑल्सो बी रेलिवेंट टू कंपेयर लियोनेल मेसी टू द लीडिंग प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग एंड द मेसीज ओन रिकॉर्ड इन वर्सेस टीम्स दैट प्ले इन द प्रीमियर लीग। वो भी साथ साथ हम चलाते रहेंगे आपके सामने। बट व्हाट वुड मेसी गोइंग टू सिटी मीन? आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मेसी इंग्लैंड में कैसा जाके परफॉर्म करेगा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर हैव प्लेड फुटबॉल। तो वो जिधर भी जाएगा वो अच्छा खेलेगा। द थिंग इज़ कि अगर आपने उसके इर्द गिर्द टीम बिल्ड करनी है एट दिस एज, तो फिर सिटी को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सिटी नीड टू जो पेप का स्टाइल है, जो वो प्रेसिंग जिस स्टाइल की करना चाहता है, इफ़ अ 33 और मेसी इज़ प्लेइंग देन मेसी ऑल्सो नीड्स दैट फ्रीडम। जब मेसी का 2015-16 ऑनवर्ड्स अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, हिज गोल्स एंड असिस्ट आर बेटर देन मोस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बट द वन थिंग यू नीड टू लुक एट इज़ कि उसके रनिंग नंबर्स हैव गॉन डाउन। सो उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं दे हैव टू रन मोर। सो मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो नीड टू रियलाइज दिस। द अदर थिंग, द अपडेट रिगार्डिंग द ट्रांसफर इज एंड ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें थोड़ा सा कोर्ट केस की अपडेट ये है कि राइट नाउ द ऑल 3 पार्टीज आर अग्रीड ऑन द फैक्ट दैट पहले तो ये कोर्ट में जा रहे थे, अब ये कोर्ट में नहीं जा रहे। लाइक ऑल ऑफ देम वांट दिस। एंड द अदर थिंग इज कि डोंट बी सरप्राइज, लाइक एवरीवनस नाउ टॉकिंग अबाउट मेसी स्टेइंग, एंड क्योंकि उसके वालिद ने एक बात कर दी है जो कि उसके एजेंट भी हैं जिन्होंने एक एम्पायर की करियर के ऊपर सेटअप की हुई है, अपनी बिजनेस एम्पायर। But the thing here is कि don't be surprised even if now they come to a conclusion where they find a deal in which Barcelona gets something for Messi. The other thing is इसमें बहुत important चीज़ है ला लीगा का रोल. As the league, when Messi wanted to completely leave, the league said नहीं, ये नहीं हो सकता, ये clause ये कहता है. So the league right now also wants to keep itself marketable because they lost Cristiano Ronaldo and they don't want to lose Messi because La Liga markets itself on Madrid and Barcelona and the best individual players in the world, and the league itself wants Messi to stay. That is why the league paperwork के साथ league is also supporting Barcelona right now. Of course they'll support Barcelona. और आसिम में थोड़ा सा क्योंकि एक clause की बात कर रहे हैं, I think it's important to explain the clause. लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज था जिसके अंदर उन्हें ये था कि अगर वो जून 10 तक इन्फॉर्म कर देते हैं अपनी टीम को कि ही वांट्स टू लीव, देन ही कैन लीव फॉर फ्री. अदरवाइज उनका जो एग्जिट क्लॉज है वो आई बिलीव 700 मिलियन यूरो पर सेट हुआ है. बट मेसीज कैंप आर्ग्यूज के वो एक तो ये कहते हैं कि वी डिड इन्फॉर्म देम बिफोर हैंड. सेकेंडली बिकॉज दिस हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल ईयर, बिकॉज द सीजन वॉज गोइंग ऑन, द क्लॉज की स्पिरिट ये थी कि सीज़न के एंड पर
एंड तक मेसी ये फैसला कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन विच हैज़ बीन रेज्ड। इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि फीफा ने एक अपना लीगल ओपिनियन दिया था, नॉट पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड बट ओवरऑल सेइंग कि जो सब, क्योंकि जो एक नॉर्मल फुटबॉलर का जो एंड ऑफ ईयर होता है वो जून 30 होता था, तो उन्होंने यही वाली बात मेंशन की हुई थी कि आप फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर कंसिडर द एंड of the season to be the end of the season. It actually ends, right, rather than 30th June. But that is just a legal opinion. It holds absolutely no value when it comes to a country ka court of law. So just wanted to explain that. But let's come back to Messi, और अगर वो comparison हो of the top performers of the Premier League and Lionel Messi, if we look at that comparison, जिसके अंदर आप स्टर्लिंग के साथ compare करें, आप मतलब इतने ज़्यादा प्लेयर्स और हैं, ये आपके सामने ओबामा यांग के साथ कंपेयर करें और इंग्स के साथ आप कंपेयर करें, तो आई मीन क्यों करेगा आई थिंक दीज आर द टॉप असिस्ट मेकर्स एंड टॉप यू नो गोल स्कोरर्स। या माय पॉइंट, मेरा सिंपल सा एक मौका है इस बात पे, एक ये कि इट डजंट मैटर आप किसके साथ उसके नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं। पीक रोनाल्डो असाइड देयर इज़ नो वन जो कि मेसी के बॉल पार्क में भी आता है, नंबर एक है। नंबर दो, आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। आई स्टिल थिंक ये सारा एक पॉलिटिकल मैकिनेशंस हो रही हैं। आई डोंट थिंक गेट ट्रेड ऑफ बर्तमेओ, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन मेसी का विद अर्जेंटीना, कि वो अर्जेंटीना से हारा, रिटायर हो गया, 3 महीने बाद ही केम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। जब आप हारते हैं, स्पेशली लॉस लाइक दिस, ह्यूमिलिएटिंग लॉस लाइक एन 8-2, उसके बाद इमोशंस रन हाई और उसमें यू ट्राई टू डू स्टफ लाइक दैट। बट अगर आप देखें, हाँ PSG और मैन सिटी कैन बाई हिम, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कोई दुनिया में ऐसा क्लब है who can actually afford him both as a player and his salary. But I still think कि I'll see it, I'll believe it when I see it. I don't think कि वो जा रहा है। I think कि over the next 2, 3, 5 days what you'll see is कि रिपोर्ट्स आएंगे कि जी ब्रिजेस किस तरह से दोबारा से जोड़े जा रहे हैं और किस तरह चलें जी मेसी एक और साल रह लेगा और इस तरह करके बातें होंगी। आई विल स्टिल बी वेरी सरप्राइज इफ ही लीव्स बार्सिलोना। ठीक हो गया। अच्छा, बार्सिलोना की ही ट्रांसफर में बात करते हैं। बार्सिलोना में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर्स हो चुकी हुई हैं। दे हैव ट्रांसफर्ड आर्थर मेलो आउट टू जुवेंटस एंड गॉटन प्यानिच इन रिटर्न, बट a bigger I think the bigger news would be Rakitic going back to Sevilla. Rakitic has been a wonderful player for Barcelona. I mean so let's just talk about Rakitic and what does it mean for him to go back to Sevilla. I think Rakitic is at the stage of his career जो पिछला साल, not just the last year, उससे पिछला भी जो साल था, it wasn't as great for Rakitic, but he's like, Rakitic was one of the top midfielders in La Liga. He's also done really well for his national team. बार्सिलोना में मसला वही था कि दे हैड एन एजिंग स्क्वाड, एंड वो एजिंग स्क्वाड रैकिटिच को भी इस तरह अकोमोडेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन वो उतना नहीं भागता जितना ही यूज्ड टू रन अबाउट 2-3 years ago. That's something that's happened there. The other thing why he's going to Sevilla is one that he's returning to the club that made him famous in La Liga and everything, and also because he's replacing a legend. He's replacing एवर बनेगा और वो उन्होंने कहा कि जितने साल का वो प्लेयर गया है उतनी साल का हम प्लेयर लेके आए. But this is like Spanish clubs में अभी lately होना शुरू हुआ है, clubs like Sevilla, clubs like Villarreal, कि they bring their really top quality players they've sold later on in their careers back to their club. Santi Cazorla के साथ ये हुआ, and then David Silva. Yeah, so this is happening in Spanish football right now. कि वो it also brings marketability to these clubs because they also want to कि अब David Silva का सारी दुनिया को अब पता है, so when he comes back, so his club will get that value. Similarly, Rakitic will give more value to Sevilla as a market name. So ये बड़ी smart strategy है for Spanish clubs who are not earning as much as Atletico, Barca और Real. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we'll also talk about a bit about Pjanic going to Barcelona and what does that mean. उसके अलावा यूवेंटस की इस वक्त क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी की सिचुएशन हुई हुई है या ट्रांसफ़र मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, उस पर भी नज़र डालेंगे. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हम बार्सिलोना की ट्रांसफ़र बात कर रहे थे. एक ट्रांसफ़र जो सिग्निफिकेंट है जिस पे बात अभी नहीं हुई, वो यूवेंटस से ज्वाइन किया है मिरेलिम प्यानिच ने बार्सिलोना को. तो इस पे ज़रा जल्दी से लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट प्यानिच, बिकॉज
Pjanic is going in, usually he is considered a defensive midfielder who plays ahead of the defense and tries to orchestrate the game there. But I mean, where do you see him lining up for Barcelona? Because I think with Pjanic being there, they also have to maneuver where De Jong is going to play as well. I think the thing with him will be the flexibility, because Busquets, especially हमने इस साल जो Champions League में देखा है कि Busquets कि basically unless he has a recovery like जिस तरह Muller ने की है या Neuer ने किया over the past 12 months, without that Busquets isn't quick enough to play at the highest level anymore. So for that role you have Frankie De Jong and Pjanic को as the transitionary defensive midfielder before, because Frankie De Jong is still what 21, 22 right now. उसको already वो वाला role दे देना might be too much for him, so they might play Pjanic there. But it's also about कि he's a Barcelona style of player. Break से पहले रेहान राकिटिच की बात कर रहे थे. Rakitic has been part of the second best Barca team ever, जो 2014-15 वाली squad थी, the one that won the treble. But he never got the love जो उसकी performances deserve करती थी, because he wasn't a Barcelona style of midfielder. Pjanic is someone जो कि Barcelona के culture के अंदर और the style that he plays वो suit करेगा. ठीक है जी, अब बात करते हैं Pjanic के पुराने क्लब की, Juventus, because Juventus पुराना being the important word है. Juventus के लिए बहुत important transfer season है, keeping in mind that they have a new coach in Andrea Pirlo, जो इस वक्त बैठकर किस तरह खिलाएंगे, क्या फॉर्मेशन होगी, उस पर से स्पेकुलेशन है. कई जगह बात हो रही है कि 3-4-3 खिलाएंगे, कई जगह बात हो रही है कि 4-3-3 खिलाएंगे. लेकिन जो जुवेंटस की ख़ास बात है वो ये है कि ओवर द लास्ट decade or so, Juventus has been complimented for their transfer policies, especially when it comes to getting free transfer players. However, जो एक चीज़ जहाँ पर Paratici, Nedved and co have been struggling has been getting rid of players on their roster. ये ग्राफिक एक बार फिर अगर आप देखें तो इस वक्त जो लेटेस्ट बातें हैं वो यही हैं कि Juventus needs to get rid of at least 9 players for them to sort of like make sure that their way, ना सिर्फ the books are balanced, but also they need to ensure कि इतनी स्पेस बने स्क्वाड में ताकि पेरलो की मर्जी के प्लेयर्स आएँ. अब इसके अंदर ब्लेस मिटुइटी पे काटा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं इंटर मिलान, और साथ में रूमर यही है कि इंटर मायामी डेविड बेकम की टीम, और साथ में इस वक्त रूमर्स और स्पेकुलेशन यही है कि गुंजालो हिगुआइन और सैमी खदीरा दोनों इंटर मायामी जाने के चांसेस उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. अगर इंटर मायामी रेहान ये चले जाते हैं तो एक जुवेंटस के फ़ैन ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था कि इफ़ Juventus is able to sell Matuidi, Higuain and Khedira to Inter Miami, then I think the biggest superstar or biggest idol for Juventus in recent times is going to be David Beckham, क्योंकि उनकी टीम है वो इनके लिए ख़रीद रहे हैं. उसके अलावा इसमें अगर आप कुछ नाम देखें, there are certain players who promised a lot लेकिन unfortunately couldn't really live up to their billing, जिनमें Daniele Rugani is one player who sort of like everyone was expecting a lot out of, लेकिन this means that they have to get rid of these players, right? So that is one thing which is extremely significant. उसके अलावा जो रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी इस वक्त जुवेंटस लाइन अप करके बैठा हुआ है या जो ऑलरेडी ट्रांसफर्स आ चुकी हैं, उन्होंने एक एवरेज एज भी अपनी नीचे की है. लेट्स हैव ये तो गुंजालो हिगुआइन की रिप्लेसमेंट है, एवरेज एज कम नहीं ये एवरेज एज ये कम नहीं करेगा, लेकिन गुंजालो हिगुआइन अगर चले जाएंगे तो ये ऑप्शन जो आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि लुइस सुआरेज इज वन नेम जिनके साथ इट इज रूमर्ड कि जुवेंटस हैज ऑलरेडी अग्रीड टर्म्स. लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ अगर ये फिर से हम लगाएं वो ये है कि आउट ऑफ दीज 3 जुवेंटस की रिपोर्टेड प्रेफरेंस वाज जेको, who was going to play as a trequartista. So I really don't know what Juventus is trying to do. Hassan, I agree with you. I don't know what they're trying to do. क्योंकि हम after the Champions League knockouts यही बात कर रहे थे, और not just हम तो नहीं, like पूरी दुनिया में यही बात हो रही थी कि यूवेंटस के पास इतनी स्पीड नहीं है टू कम्पीट विद द बायर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द बेसिक मैन सिटी, वो जो आपकी टॉप टियर की टीम है. PSG को अगर आप देखें, सो एवरीवन एक्सपेक्टेड कि अराउंड रोनाल्डो यू हैव मोर स्पीड. तो बाइंग सुआरेज या बाइंग जेको इज लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या पेडलो कोच है, स्पीड डज नॉट मैटर.
नहीं, लेकिन अगर स्पीड की भी बात करें तो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ जुवेंटस की ट्रांसफर सीजन दिस सीजन, या मेरी टीम है, मुझे कहीं पे तो पॉजिटिव ड्रॉ करने दो, एंड दैट इज द इंजेक्शन ऑफ यूथ इन द टीम. Juventus has always been associated with injections. अच्छा, ओके, थैंक यू यार. ये अगर आप वेरी वेल प्लेड हसन चीमा. अगर आप इन लोगों को देखें तो जी वी हैव आर्चर मेलो हु हैज जॉइंड फ्रॉम बार्सिलोना. उसके अलावा Kulusevski is one player who I'm really looking forward to seeing, because I think इनकी double figure assists or goals थे for Parma this year. Felix Correa is actually a Primavera buying, लेकिन Weston McKennie, that's a significant because no one was expecting Juventus to go for Weston. You've seen him at Schalke, ज़रा थोड़ा सा Weston McKennie पे बताएं. So the thing with McKennie is, I think he'll probably be the backup to Bentancur, Ramsey वाला role, because he plays box to box. There is अभी he's still 21, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है which is outstanding, but like he's a 7 out of 10 player in like everything. आप उसको डिफेंसिव मिडफील्ड में खिलाएं, बॉक्स टू बॉक्स खिलाएं, आइदर विंग पे खिलाएं, he'll give you a good performance. The issue McKennie के केस में बेंटनकोर एटलीस्ट रेगुलरली खेल रहे. If you look at the midfielders that Juventus are trying to buy, Arthur Melo aside, Rabiot उन्होंने पहले लिया, पहले मचुइडी लिया था, तो these are the खदीरा की, all of these are guys who are basically they're trying to replicate the 2015 वाली midfield which has Pogba and Vidal and Marquinhos in it. कि basically you have one guy who can basically play in the midfield and everyone else basically runs for basically the front line. जो कि आप अगर आपने सुआरेज खरीद लिए तो आप यू आर गोइंग बैक टू द सेम फिलॉसफी के योर रनिंग कम्स फ्रॉम योर विंग बैक्स एंड योर मिडफील्ड. माय क्वेश्चन विद McKennie इज, माय क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ सुपर क्लब्स यार, कि बायर्न को हमने देखा, अल्फोंसो डेविस को उन्होंने चांस दिया, योशुआ किमिश को रेगुलरली चांस देते रहते हैं, बट अगर आप देखें यू लुक एट बार्सिलोना, इस साल जाके उन्होंने अंसू फाटी को चांस दिया, या अदरवाइज जितने प्लेयर थे, लाइक आई थिंक ऑफ समबडी लाइक इसको, आई थिंक ऑफ समबडी लाइक राबियो इवन, के काफ़ी होते हैं यंग प्लेयर्स 21-22-23 पे जो एक सुपर क्लब में आते हैं, एंड देन दे आर जस्ट स्क्वाड प्लेयर्स एंड नेवर आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ओवर द टीम, एंड सडनली 27-28-29 साल के हो जाते हैं, एंड देयर डेवलपमेंट ईयर्स आर गॉन. खामेस रोड्रिगेज now going to Everton is also an example. How old was of that. Draxler when he went to PSG? Draxler was, I think, 25-26. No, When he went to PSG. When he went to PSG. He's right, 25-26. I'll have to check again. I think he was. No, I think 223. Again, the same case with Draxler. Same case. उसका Javi Pastore का similar case. So like that's my concern with McKennie, because I think कि अगर आप McKennie या Bentancur आपके पास and you fully invest in him, so that is going to be like eventually like 2 साल 3 साल बाद he can be the best box. Either of them can be the best box to box midfielder in the world. Bentancur towards the second half of the season, post COVID, was Juventus का standout. I think the one player that everyone used to talk about, Hassan talked about Pjanic going the other way, and you know Arthur coming here. एक तो चीज़ ये क्लियर करते हैं कि बार्सिलोना ने ये मूव सिर्फ इसलिए किया कि उन्होंने अपनी बुक्स बैलेंस करनी थी. That was the first thing, and that's where the and also because he wanted to leave. Yeah. But like the entire board issue started here, and the reason is कि बार्सिलोना ने एक तरफ ये क्लेम किया कि वी वांट यंगर प्लेयर्स, तो एक आप 30 साल का प्लेयर लेके आ रहे हैं अपने पास, और आप अपना यंग प्लेयर जिसको आपने डेवलप किया है उसको आप यूवेंटस जाने दे रहे हैं. एंड आर्थर, I mean people see him play in Juventus far more than he did at Barcelona. Will get more opportunities there. He is a top class player. He will develop into a top class player अगर उसको enough opportunities मिली खेलने के लिए. So I think that's a really good signing for Juventus, and something they can, यानी अभी Juventus का बात करते हैं कि offloading players, but a player coming in at 23 and having this contract, you can sell him later for much more money than that even. So I think that's a really good signing. Fullbacks. Sandro and Cuadrado. Cuadrado, but there abhi again there also Danilo has had a decent second half. No, so I mean, so right now He this always has is a what they decent have. second half. I think because एक अगर Pellegrini might come back. the thing that I look at, like अगर आप again you look at Bayern, you look at PSG to a certain extent, increasingly even जो Madrid की टीम जो 5 सालों में 4 चैंपियंस लीग जीती है, and you look at Guardiola's Barcelona के the amount of coverage जो fullback से चाहिए होती है, that is basically what builds these teams. और like और इनके ज़्यादातर के fullbacks at 28, 29, 30 almost like finish हो चुके होते हैं because of that. And that's one thing के ठीक हो गया. like Cuadrado से पहले भी Alves था, उससे पहले Lichtsteiner था जो कि मतलब पैदा ही 40 साल का हुआ था, तो like
वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। ब्रेक लेग पे जाने से पहले एक हसन जीमा ने बात की कि लगता है कि जुवेंटस 2014-2015 की मिडफील्ड को रेप्लिकेट कर है विडाल पॉग्बा वाली को। तो मैं उसमें भी एक मज़ेदार बात बता दूं, विडाल इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू कमिंग बैक टू जुवेंटस। लेंगे जी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो NBA पे बात करेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा तो था कि जी हम NBA पे बात करेंगे, लेकिन वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस NBA एंड ऑल्सो आंसर योर ट्वीट। सो हसन प्लीज़ अगले शो में वील ट्राई टू कवर NBA इन अ लॉट मोर डिटेल। तब तक Hassan is very disappointed. Hassan is very sad that he can't talk about Michael Jordan and Magic Johnson and Larry Bird, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ यही नाम आते हैं। बात तो है जी आपके ट्वीट्स के साथ शुरू करते हैं। अदनान शाहिद, उनका पहला सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि डू यू सी आर्सेनल इंप्रूविंग दिस सीजन एटलीस्ट अ टॉप 4 फिनिश अंडर आर्टेटा। जो आपका दूसरा सवाल है अबाउट PSL 5, let's try to address that at some other time, लेकिन let's talk about Arsenal improving this season at least a top 4 finish under Arteta। जी रेहान। I think I do expect Arsenal to improve, पर टॉप 4 के लिए अभी भी जिस तरह की टीम्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी अ बेटर टीम, टॉटनहम विल बी अ बेटर टीम, उनका सीजन का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी यू नो आर राइट नाउ द टॉप टीम्स, चेल्सी ने जिस तरह की साइनिंग्स की हैं, तो ये सारे क्लब इस वक्त आर्सेनल से आगे हैं। तो टॉप 4 फिनिश विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर आर्टेटा इफ ही अचीव्स इट, बट right now there are other clubs in England who are doing far better, but he still has won 2 trophies in 2020। हाँ, I think the key जो इस वक्त आर्टेटा की है, अगर आप since he's taken over अगर उसको देखें तो he's been really good at setting up team Arsenal against the bigger team। that is one thing जिस पे वो लिवरपूल का देखें, I think सिटी के खिलाफ भी उसका मैच might have been his first or second match, you look at him in the FA Cup जो उसकी उधर परफॉर्मेंसेस थी, तो that is something जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। बट आर्सेनल का 15 साल से इशू तो छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस का ही रहा है, तो लाइक लेट्स सी कि उनके खिलाफ हाउ कंसिस्टेंट हिज टीम्स आर। ठीक है जी। मोहम्मद साकिब, उनका सवाल है, खैर उनका एक और सवाल भी था लेकिन हमने ये वाला इस वक्त अभी फीचर करें कि आर वी मिसिंग सरफराज एज कैप्टन। उनका दूसरा सवाल था कि क्या सरफराज के साथ मोहम्मद आकिब है, सॉरी मैंने मोहम्मद साकिब बोला था, अपॉलॉजीज। तो उनका सवाल है कि जी आर वी मिसिंग सरफराज एज कैप्टन। जो आपका दूसरा सवाल था अबाउट पीपल सरफराज गेटिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म, आई एग्री विद यू। थोड़ी सी ज़रा ज़्यादती हो रही है ऑन सोशल मीडिया, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। जी, आर वी मिसिंग सरफराज एज कैप्टन? यस, ऑब्वियसली सरफराज इज द बेस्ट T20 कैप्टन इन पाकिस्तान एंड has been since pretty much like जब से PSL शुरू हुई है, PSL 2 onwards, I think he's been the best T20 captain in Pakistan, but at the same time he didn't justify his place in the T20 11, which again I blame him for, क्योंकि he always gave the team more chances। तो पाकिस्तान में यही कप्तान की एक मतलब एक डिसोनेंस रहती है कि अगर वो अपने आप को ऊपर खिलाए तो कहते हैं जी अपने लिए खेल रहा है, और अगर अब वो अगलों को चांस है तो कहते हैं कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, बुज़दिल है बहुत। खैर वी डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट आई थिंक सरफराज can easily come back into the team. He's got the numbers for it, he's got the T20 performances for it, and I think Babar is helped by having him on the field। ठीक है जी। अगला सवाल है जी माहो बिल्ली का, कह रही जी आप लोगों का फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस इंग्लैंड टूर फॉर ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ कहानी ना सुनाना, सिर्फ अपने अपने मोमेंट्स बता देना एंड वाई। जब आपने वाई कह दिया ना तो कहानी ऑटोमेटिकली आएगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ माई सेल्फ। फॉर मी द हाईलाइट ऑफ द सीरीज और द टूर वॉज Shan Masood's 156. Why do I say that? Is because I usually try to refrain from commenting on Shan because of my association and affiliation with Shan. But जब आप क्योंकि पर्सनली जब आपने किसी बंदे को इतना हार्ड वर्क करते देखा होता है, अपनी गेम को इम्प्रूव करते देखा होता है, तो इट इज़ ऑलवेज it's a moment of great pride when you see that person succeeding at what he has been trying to do over the last couple of years. So मेरे नज़दीक शान मसूद 156 was my highlight. What about you? पहली चीज़ तो कहानी नहीं सुनानी थी। वो उसने वाई पूछा ना, ठीक है, वाई जब पूछ लिया तो दूसरी चीज़ तो वाई कह देंगे वो मेरी टीम है बस। वहाब रियाज का सेकंड लास्ट ओवर, वाई बिकॉज पाकिस्तान won one match on this tour and that was because of that over। जी ठीक है। हसन, Abbas to Stokes,
एंड ऑफ लाइक आई डोंट नो कि क्या बात हो रही है, बात टू स्टॉप, बस बात खत्म। मैं अभी भी ना रात को सोने से पहले एक दो वो डिसमिसल जरूर देके सोता। सो दीज वर आर मोमेंट्स। अगला जी, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। सबूर साहब का ट्वीट है, वी कैन हैव दैट ऑन द स्क्रीन। सबूर साहब का ट्वीट है, एज यूनाइटेड इज आउट, विच टीम डू यू गाइज विल चेयर फॉर इन द PSL एंड विच टीम यू बिलीव विल हैव द बेस्ट चांस टू विन PSL। ये दान शाहिद के सवाल से भी रिलेटेड था, लेकिन हसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद यू। What was the question? Since Islam United is out of Islam the United. I just saw that you guys are out, so I logged out. अच्छा नहीं, but who would you be backing or who would you be supporting? I would back Multan because of you. I think the best team probably agar we get like completely flat pitches might be Peshawar, but we don't want Peshawar to win because we want to have वो जो lead है हमारी title wins में, तो that's the only reason. Apart from that, Peshawar के अलावा तीनों टीमें जीते तो at least हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, रिहान। I think just because I want a data oriented team to win, so that's why Multan. ठीक है, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ। यहीं पर अगर नबील हाशमी बैठे होते और नबील हाशमी क्वालिफाई कर चुके होते, मैं ये वाली बात एक सेकंड disclaimer मैं देता हूँ। ऑन रिकॉर्ड कह दूंगा, अगर क्वेटा होता तो मैं क्वेटा को सपोर्ट करता। ठीक है जी, आगे जी, सरोश हैशटैग टीम वहाब रियाज, डू यू थिंक गाइस थिंक पाकिस्तान शुड go with one dasher plus one stabilizer method for T20 batting order? For example, Fakhr Babar, Haider Hafiz, Shadab Malik, and we'll add Kami as opener in place of Fakhr. Will it work? Because it will give us an opportunity to play Khushdil as well. इस पे मैं थोड़ा सा premise set कर दूँ। आपने मुझे ये कहा नहीं, बल्कि शायद रिहान ने मुझे ये कहा था कि अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें, तो क्योंकि इंग्लैंड के पास सारे ही इस वक्त चलाने वाले हैं, तो उन्हें स्टेबलाइजर और डिस्ट्रॉयर के साथ या स्लैशर की जरूरत नहीं होती। बट इन पाकिस्तान विद पाकिस्तान करंट रिसोर्सेज, आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि स्टेबलाइजर आपको सिर्फ एक चाहिए होता है T20 के अंदर, और वो स्टेबलाइजर जिस तरह कल के मैच में बाबर को आउट अर्ली, तो हफीज़ ने पहली 15-16 बॉलें ली, तो आप वो जो रोल है हफीज़ और मलिक का वो आप स्विच कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो हर टाइम पे आपको एक स्टेबलाइजर चाहिए। स्टेबलाइजर आपको तब चाहिए जब पहले 6 ओवरों में अगर आपके एक आउट है, तो you don't need a stabilizer after that. 14 overs, 9 wickets in hand, and you can attack from both ends. ठीक हो गया, जल्दी से क्विकली ऑन दिस। The one thing that I agree with Rehan, the one thing I'll add to this is कि ये हमें दिमाग से चीज़ निकाल देनी चाहिए कि जी बैटिंग ऑर्डर क्या होता है T20 में। बैटिंग ऑर्डर शुड बी कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। आपके 2 ओपनर्स हैं, आपके 3 बॉलर हैं, एवरीवन एल्स शुड बी मतलब के सिचुएशन के हिसाब से जाए। ठीक है जी, आखिरी सवाल जी, जिशान साहब का सवाल ही जल्दी से स्क्रीन पर आ जाए। जिशान साहब का सवाल ये है कि पहले रोनाल्डो और अब मेसी, हाउ बैड इज इट फॉर ला लीगा एज अ ब्रांड? इवन नेमार का जाना भी वाज सिग्निफिकेंटली बैड फॉर ला लीगा एज अ ब्रांड। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बिफोर वी साइन ऑफ, अ शाउट आउट टू कीपिंग स्कोर, जो एक फेसबुक पोर्टल है जिन्होंने आज हमें फुटबॉल के लिए, ट्रांसफर के लिए ग्राफिक्स बना के दिए थे। डू फॉलो देम, डू चेक आउट देयर वर्क। कोशिश करेंगे कि आने वाले शोज़ में उनके और काम को भी हम इंक्लूड कर सकें अपने शो में, तो वी विल डेफिनेटली डू इट। इट जस्ट एड्स अ बिट ऑफ कलर विद रिगार्ड्स टू ट्रांसफर मार्केट। अदरवाइज ट्रांसफर्स पे जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इट इज़ pretty much based on gossip and rumor. Rehan Ulaq, Hassan Cheema, thank you so much for joining us today. हैदर अज़हर को अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।